नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा रुद्रपुर में हुई, जिस पर कि कांग्रेस द्वारा की गई टिप्पणी उन्हीं पर भारी पड़ गई है। भाजपा नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि दीपिका झारखंड में महगामा विधानसभा सीट से विधायक हैं और चुनाव संचालन के लिए देहरादून आई हुई हैं। और इसी बीच उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें आरोप है कि उन्होंने इस बीच प्रधानमंत्री को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां की, जिसको चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना है और उन्हें नोटिस जारी किया है। वहीं सह प्रभारी को नोटिस जारी होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सह प्रभारी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं कही जिस पर नोटिस दिया जाए। उन्होंने कहा कि अंकिता की माता द्वारा जो वीआईपी के नाम को लेकर बयान दिए गए हैं, जिसमें उसके आधार पर ही प्रेस में सवाल किए गए और पूछा गया कि कहीं वीआईपी उसी संगठन का तो नहीं जिसे प्रधानमंत्री अपना परिवार कहते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि बीजेपी आरएसएस के लोग और मेरे परिवार है और इसी को लेकर बात की गई। उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कही जिस पर उनको नोटिस दिया जाए। उन्होंने यही कहा जो अंकिता भंडारी की मर्डर जब मर्डर हुआ उसके बाद जो उनकी मदर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके आधार पर उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि सरकार उस वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने सटायर में कहा था क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया अंकिता की मदर ने, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस संगठन से जुड़ा है जो सरकार से जुड़ा हुआ संगठन है। और उसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ये परिवार का व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा कि आरएसएस और बीजेपी मेरा पूरा परिवार है, ये सब लोग मेरे परिवार के लोग हैं। तो उसी पर बात की, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कई नेता जो बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने तीसरी बार सत्ता में वापसी का ऐलान किया है, जिसके बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी में धांधली और वहीं अंकिता भंडारी को न्याय और महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश की। वहीं राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस के बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आने से कांग्रेस में बौखलाहट है। उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड में कई बार आने का वादा कर चुके हैं, लेकिन जनता के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास धारा से जुड़ गई है और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत से कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हमारा तो सवाल उनसे ये है कि उनके जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनके कई बार इन्होंने कार्यक्रम किए, उनकी न्याय यात्रा के कार्यक्रम घोषित भी कर दिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वे आज तक भी उत्तराखंड में आए हों। रैली करने की बात तो बहुत दूर है। सच्चाई ये है कि उत्तराखंड की जनता माननीय मोदी जी पर पूरा विश्वास रखती है और ये बात केवल नारे के लिए नहीं है। अगर हम पिछले चुनाव की बात भी करें तो लगातार प्रदेश की जनता ने मोदी जी का समर्थन किया, भाजपा का समर्थन किया और कांग्रेस से लगातार वो दूर रही और उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो कांग्रेस के नेता जो ये बयानबाजी कर रहे हैं वो केवल उनकी बौखलाहट है और कुंठा है। सच्चाई ये है कि जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है और कांग्रेस को बिल्कुल उन्होंने हाशिए पर डाला। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील को लेकर भाजपा हर स्तर से जनता के बीच पहुंच रही है और इसी के तहत परेड ग्राउंड के पास भाजपा महानगर कार्यालय में देहरादून शहर में चल रही महानगर बसों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मैं हूं मोदी का परिवार स्टिकर लगाकर और बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि विपक्षी दल के एक नेता ने कुछ समय पहले ये कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता ने इसका जवाब दिया है। भाजपा नेता राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि सभी लोगों ने अपने घरों में मैं हूं मोदी का परिवार स्टिकर लगाया है, सभी लोगों ने अपने गाड़ियों में स्टिकर लगाया और अब महानगर में संचालित हो रही बस सेवा में भी लोगों ने मैं हूं मोदी का परिवार स्टिकर लगाकर कांग्रेस को जवाब दिया है। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले सभा में कहा कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है।
देश की 140 करोड़ जनता ने उसका उत्तर दिया है कि मैं हूं मोदी का परिवार। घर घर में लोगों ने स्टिकर लगाए हैं बताने के लिए कि मैं हूं मोदी का परिवार। कार वाले ने अपनी कार में स्टिकर लगाया है कि इस कार में है मोदी का परिवार। ऑटो वाले ने ऑटो में स्टिकर लगाया है कि इस ऑटो में है मोदी का परिवार। और आज आपके सामने देखा है कि सिटी बस जो देहरादून की है, उन्होंने भी बीजेपी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है और हर बस वाले ने अपनी बस पर स्टिकर लगाया है कि मैं हूं मोदी का परिवार। सीट पर कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। चुनाव प्रचार को धार देने के लिए कांग्रेस द्वारा काशीपुर में चुनाव कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी द्वारा हवन पूजन के उपरांत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं सहित इंडी गठबंधन के समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं आम आदमी पार्टी नेताओं ने सत्ताधारी भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जनता के आशीर्वाद से जीत हासिल कर देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनाएगी। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को भारी वोटों से जिताने का संकल्प लिया गया। आज हमारे चुनाव कार्यालय का शुभारंभ है। हम हवन के साथ शुभारंभ कर रहे हैं और हमारे गठबंधन के सारे जितने भी साथी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हों या आम आदमी पार्टी के लोग और कांग्रेस के सारे साथी बड़े उत्साह से आज यहाँ पर जुड़े हैं और आज विधिवत कार्यालय का शुभारंभ करके हम काम को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें सभी युवा कांग्रेस, महानगर कांग्रेस, महिला कांग्रेस, छात्र कांग्रेस सब यहाँ पर लोग आए हुए हैं और आज के शुभारंभ के साथ ही एक तरह से हमारा चुनाव प्रचार आरंभ हो जाएगा। प्रारंभ तो हो भी चुका है और सभी में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी, और यही प्रयास है कि हम अपने प्रत्याशी को जिताकर संसद में भेजें। कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह है और कांग्रेस ने बहुत योग्य उम्मीदवार युवा नेता हमारे प्रकाश जोशी को मैदान में उतारा है। युवाओं में खास जोश है और अधिवक्ताओं में खास जोश है, किसानों में, जवानों में सब में जोश है। हमारे जो है विधि प्रकोष्ठ के भी समस्त लोग यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं और प्रकाश जी के समर्थन में आज यहाँ कार्यालय खोला गया। आज शुभारंभ उनके प्रचार का होगा और भारी संख्या में हम यहाँ उनको, क्योंकि ये नारद तिवारी जी की सीट रही है, उनको हम भारी संख्या उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनको सफल बनाएंगे। मैं डॉक्टर जमील अहमद मंसूरी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तराखंड। आज गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें उत्तराखंड में 5 सीटों पर गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के ही 5 प्रत्याशी उतारे गए हैं। सभी 5 प्रत्याशियों के लिए समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करेंगे और ये संकल्प भी लिया है। और आज हम इस उद्घाटन में आए हैं जो कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी कार्यालय खोला है, उसमें हम समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं और सभी पदाधिकारी एक रणनीति के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश को लेकर कहा कि मेरे जाने के बाद आदि कैलाश को पहचान मिली है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आदि कैलाश तब से है जब शिव का जन्म हुआ था। आदि कैलाश को लोग अब से नहीं सदियों से जानते हैं और पूछते हैं। इतना बड़ा झूठ जो व्यक्ति बोल सकता है, भगवान का भी अपमान कर सकता है। वह व्यक्ति इस देश में क्या नहीं कर सकता, वह किसको गाली नहीं दे सकते। आदि कैलाश को क्या वही जानते हैं कि जब वह गए थे? आदि कैलाश तो तब भी पहचान मिली और वहीं आदि कैलाश तो अनादिकाल से ही उन्होंने ऐसी बात करके उत्तराखंड को भी कलंकित करने का काम किया है। बहुत सी चीजें ऐसी है कि कल के दिन तो ये कहते हैं भगवान शंकर को कोई नहीं जानता है। आदि कैलाश तो अनादिकाल से जब शंकर पैदा हुए होंगे तब से हैं। देखो ना कितना बड़ा झूठ, जो व्यक्ति भगवान का भी अपमान कर सकते हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं इस देश में, किसको गाली नहीं दे सकते हैं। आदि कैलाश को क्या वही जानते जब वो गए तब? जो लोग वहां बरसों से रह रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं आदि कैलाश में, नाभीडांग में जो लोग रह रहे हैं, गांव है वहां, उनको ऐसी बात करके उत्तराखंड को भी कलंकित करने।
देहरादून नगर निगम के वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली का 95% लक्ष्य पूरा कर लिया है। वहीं नगर निगम ने इस साल 60 करोड़ का टारगेट तय किया था। वहीं अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारा जो लक्ष्य था वह 60 करोड़ का था और जिसमें कि हमने 95% लक्ष्य को हासिल किया है। हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से 97 करोड़ के रूप में राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वर्ष हमने जो है 52 करोड़ राजस्व प्राप्त किया था और इस वर्ष जो है हमने 57 करोड़ राजस्व प्राप्त किया है, जो कि गत वर्ष से 5 करोड़ अधिक है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग अपना टैक्स जमा नहीं करते हैं उन्हें हमने नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि वह अपना बकाया पैसा जमा करा सकें। इसके साथ ही अपर नगर आयुक्त ने यह भी जानकारी दी कि अगर समय पर अपना टैक्स जमा ना करें तो उन्हें 20% का लाभ भी मिलता है। जो अपना बकाया पैसा जमा नहीं करता उन पर कार्रवाई भी की जाती है। इसके साथ ही प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को नगर निगम की ओर से जागरूक भी किया जाता है कि वह समय पर अपना टैक्स जमा कर दें। हमारा इस गत वित्तीय वर्ष यानी 2023 और 24 का हमारा लक्ष्य था लगभग 60 करोड़ और 60 करोड़ के सापेक्ष कल रात तक हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से 57 करोड़ हमने अचीव कर लिया है, जो लक्ष्य का 95% है। और गत वर्ष हमारा 52 करोड़ हमने अचीव किया हुआ था, जो 5 करोड़ इस बार अधिक है। उनको भी हम लोग नोटिस देंगे और समय समय पर हम लोग वाहन के माध्यम से प्रचार प्रसार करते रहते हैं, पेपर में भी हम लोग देते रहें ताकि लोग बाग कोई भूल जाते हैं तो कम से कम ऑनलाइन या ऑफलाइन हम लोग को पैसा जमा करें। तो हम लोग ये हमारा प्रोग्राम ये साल भर दर साल हमारा चलते रहेगा। अभी कोई छूट भी गया तो अभी भी जमा कर सकते हैं, लेकिन यह था कि टाइम से जमा करते हैं उनको 20%। रुड़की के सुनहरा में एक फैक्ट्री पर देहरादून से आई ड्रग विभाग व FADA की टीम ने छापेमारी की। वहीं मुखबिर के द्वारा देहरादून ड्रग कंट्रोलर को सूचना मिली थी कि सुनहरा में बिना लाइसेंस के फैक्ट्री में दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग की जा रही हैं। वहीं ड्रग कंट्रोलर द्वारा एक टीम गठित की गई और छापेमार कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से तैयार पैलेट्स के बॉक्स और वहीं ड्रग बरामद किए हैं और टीम ने तैयार माल को जब्त कर फैक्ट्री को सील किया है। आज सुबह जो है एडिशनल कमिश्नर साहब और ड्रग कंट्रोल साहब को जो है एक विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बिहार पर एडिशनल कमिश्नर साहब द्वारा जो है एक टीम बनाकर भेजी गई थी, जिसमें जो कि सुनहरा में स्थित तलवार इंटरप्राइजेस पर पहुंची और उनके द्वारा हम टीम द्वारा जांच किया गया तो पाया गया कि इनके द्वारा जो है इनके पास बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिए ये लोग जो हैं बल्क ड्रग की फॉर्मुलेशंस कर रहे थे। ये पैलेट्स दवाई के पैलेट्स बना रहे थे, तो वो पाए गए हैं यहाँ पर और उसको देखते हुए इनके ऊपर जो है टीम द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और इस तरह की कार्रवाई जो है क्षेत्र में आगे भी चलती रहेगी। टीम में जो है हमारे साथ नीरज कुमार जी सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, मनिंदर राणा जी ड्रग इंस्पेक्टर और विजिलेंस टीम से जो है जगदीश रतुड़ी SI जगदीश रतुड़ी जी, संजय नेगी जी और योगेंद्र। हाँ, इसमें अभी नहीं कोई पकड़ा गया है, जो मौके पे मिले हैं उन्हीं लोगों से भी पूछताछ चल रही है, आगे की कार्रवाई भी जारी है। मालिक का पता लगा? मालिक जो हैं हैदराबाद गए हुए हैं और वहीं के रहने वाले हैं। इसमें क्या है कि इनके पास एक जो है फार्मा का ट्रेडिंग का लाइसेंस है और फूड का जो है इनके पास मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है, पर ये बना रहे हैं पैलेट्स जो कि इनके फूड में भी नहीं आते हैं, वो फार्मा में आते हैं। उसके लिए फार्मा का लाइसेंस चाहिए होता है, जो इनके पास नहीं है। फार्मा का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं है। यहाँ पर ले जाती क्या? नहीं, विभाग की पूरी नज़र जाती है, ऐसा नहीं है। विभाग अपना कार्य पूरी मुस्तैदी से कर रहा है और क्योंकि ये क्या है कि बिना लाइसेंस ही हैं तो इनका जो है क्योंकि लाइसेंस नहीं है तो हमें इनके बारे में पता नहीं होता है और हम लोग जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। जो हमारे लाइसेंस है उन पर हम रेगुलर कार्रवाई करते हैं कि वो किस तरह का जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धाराएं हैं और जो WHO है और जो आपका GMP है उसको पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी जो लोग बिना लाइसेंस के कर रहे हैं तो उनका तो हमें ज्ञान तभी पता चल पाएगा जब कोई हमें उसके बारे में सूचना देगा, क्योंकि ऐसे हम पूरे फील्ड में कहाँ जा पाएंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही मैन पावर कम है। पर हो सकता है कि इस साल के लास्ट तक हमें जो है नए ड्रग इंस्पेक्टर्स जो भर्ती आई हुई है वो लोग हमें उससे सिलेक्शन होकर के मिल जाएंगे, तो क्या हमारी काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और हमारे कार्य और अच्छे से हो पाएंगे। कुछ फैक्टर सर एक
नहीं, विभाग के द्वारा जो भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस वाली यूनिट है, जो कि लाइसेंस लेके प्रॉपरली कार्य कर रहे हैं, उनको समय समय पर जो है कार्रवाई की जाती है और जो उसमें जो कमियां होती हैं वो उनसे उनका निवारण कराया जाता है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में वादी अशोक कुमार द्वारा 5 लोगों पर जमीन बेचने के नाम पर 93 लाख की धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एसपी सिटी प्रमोद कुमार के अनुसार मामले की तफ्तीश के लिए अभी सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाएगा। जो कि इस मुकदमा वादी हैं, पार्क रोड कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो इनके द्वारा जो है थाना रायपुर पर कल एक FIR पंजीकृत की गई है, जिसमें कि धारा 420, 467 और 68 IPC में ये अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा आरोप ये लगाया गया है कि विकेश सिंह नेगी और 3-4 अन्य लोगों ने मिलकर इनके साथ जो है ज़मीन के जो है फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के उपरांत इनके साथ जो है लगभग 90 लाख से ऊपर की एक धोखाधड़ी की गई है। FIR इसमें पंजीकृत कर ली गई है और विवेचना जो है इसमें प्रारंभ कर दी गई है और जैसी विवेचना में अग्रिम साक्ष्य आएंगे उसके तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कालसी में खंड शिक्षा अधिकारी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के 7 विकास खंड कालसी में 1 दिवसीय शिक्षक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में जनपद देहरादून के डाइट प्राचार्य राकेश जुगरान खंड मौजूद रहे और इस अब शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वर प्रसाद ने कहा कि शिक्षा प्रणाली को और बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा NGO के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने की दिशा बदलने में लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को साथ लेकर अलग अलग विषयों के स्टॉल लगाकर शिक्षा टेक्निक को समझने के लिए अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर शिक्षा का स्तर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वर प्रसाद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम करने से शिक्षा प्रणाली को और बेहतर मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ाना है। और ये सिर्फ आज इस चौपाल के लिए नहीं बनाया गया है, ये विद्यालयों में निरंतर गतिविधियां, इसको हम TLM कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पर इसका नाम दिया गया है, जो हमारी सहायता करता है बच्चे को समझने में। अब अगर आप इन्हीं में से जो चार्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, इनसे अगर कभी किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट बताते हैं कि भाई जैसे अभी आपने इधर चार्ट देखा कि कौन से ऐसे फूड हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, अनहेल्दी फूड जो है। तो एक चार्ट के माध्यम से आप बच्चों से बहुत देर तक बात कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि भाई वो क्या खाते हैं, कोई ऐसा खाना तो नहीं खाते फास्ट फूड के नाम पे, या बहुत ज़्यादा तो नहीं खाते, चलिए कभी कभार तो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये शिक्षक चौपाल के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं और सभी में बड़ा उत्साह है कि वो नए साल में इन सारी चीज़ों को, जैसे एक शिक्षक ने यदि कोई बेहतर काम किया है तो दूसरे बाकी जो शिक्षक हैं वो उससे प्रेरणा लेंगे, मोटिवेट होंगे कि भाई देखिए इन्होंने ऐसा किया है, मैं भी अब किसी भी जनपद में शैक्षिक शोध और शैक्षिक उन्नयन के क्रम में सबसे बड़ी संस्था होती है एक जनपद में। तो डाइट समय समय पर मिशन कोशिश, मिशन आरोही, विद्या सेतु ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जो कोविड के बाद हमारे पास एक लर्निंग लॉस हो गया था और 555 दिन बाद हमारे लगभग स्कूल खुले थे, तो उस गैप को पाटने का प्रयास करती है कि बच्चे, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं कालसी चक्रोता क्षेत्र में, वहाँ बच्चों के पास न तो वो डिवाइस थे, न ऑनलाइन मोड में कोई पढ़ाई हो सकती थी। तो इस क्रम में डाइट आगे आई और डाइट ने ऐसे कई मॉड्यूल बनाए, ऐसे कई कैप्सूल कोर्स बनाए जो बच्चों को पिछले 555 दिन में लॉस हुआ था उसे रिकवर किया जा सके। और इसके परिणाम अब आ भी रहे हैं। हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालयों से कई बच्चे अब अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में निकल भी रहे। तो इस जो कोविड का लॉस हुआ था उसे हमने रिकवर करने की बहुत तेजी से प्रयास किया है। Teaching as a assistant teacher in GPS Haripur. Right now we are here for this Shikshak Chopal, and the main aim is that all the teachers who have gathered here, they can share their TLMs, they can share their type of teaching, so that we can make our teaching enhancing for the children. Main objective is this only, that we can do the sharing.
and we can not only for the subjects like Hindi or EVS maths, especially for English also. We want that the children of the government school should learn to speak in English. They should be able to communicate well in English. Thank you. That is a challenge for all of us, not only for the parents or for the children. That is the challenge for the teachers also, and that is why we are doing a lot of practice with the children, so that once we are able to help the देहरादून जिले के लोहारी क्षेत्र के लोगों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इन लोगों का आरोप है कि जिले में निर्मित 120 मेगावाट व्यासी बांध जल विद्युत परियोजना के कारण उन्हें विस्थापन का जीवन गुजारना पड़ रहा है। सरकार ने परियोजना से प्रभावित लोहारी के ग्रामीणों के लिए पुनर्वास नीति बनाई थी, लेकिन इस नीति का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। ग्रामीणों ने एसडीएम कालसी से भेंट की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा और इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो अब क्या हो गया कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है तो वो चीजें बढ़ती जा रही हैं। चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो आंदोलन किया गया था, हमारा आंदोलन 121 दिन चला था, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा रात के अंधेरे में हमारे आंदोलनकारियों को उठा लिया गया, जो कि एक दमनकारी नीति के तहत किया गया था। उसके बाद सरकार और शासन स्तर पर वार्ता चलती रही, किंतु शासन प्रशासन या किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा आज तक कोई भी मुद्दा हल नहीं किया गया है। अभी भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आज तक हल नहीं हुए हैं, इसीलिए हमें मजबूर होकर आज चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है, जिसकी की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन और जो भी कार्यदायी संस्था है उत्तराखंड जल विद्युत निगम उन्हीं की है। तो इसीलिए आज हम चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर रहे हैं। हमारा जो आज मुख्य उद्देश्य आज यहाँ तहसील में आने का वो है हमारा जो 120 मेगावाट बांध बना है, उससे लोहारी गांव पूर्ण रूप से विस्थापन हुआ है, लेकिन जिसका विस्थापन आज भी अधूरा है। विस्थापन की जो प्रक्रिया है उसको किसी भी प्रकार से कार्यदायी संस्था और जो प्रशासन शासन है उनके द्वारा फॉलो नहीं की गई है, जिसके कारण आज भी हमारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ आज भी लोहारी के जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल में अव्यवस्थित ढंग से पढ़े हुए हैं और आज की तारीख में हम लोगों का जीवन खाना बदोश जैसा स्थिति हो गई है। सर जैसे आज अभी तक जैसे कुछ परिसंपत्ति है हमारी जो झील में डुबो दी गई है, उसका आज दिन तक मूल्यांकन नहीं हुआ है, ना उसका कंपनसेशन बना हुआ है। कुछ परिसंपत्तियां ऐसी है जो जिनका मूल्यांकन हो चुका है, लेकिन उनका मालिकाना हक का पता ही नहीं है कि मालिक कौन है इस परिसंपत्ति का। और जैसे पेड़ पौधे थे फलदार गैर फलदार, उनका भी कंपनसेशन बन चुका है, लेकिन ये नहीं पता कि फल के वृक्ष किसके थे, उनका भी कोई चिन्हीकरण नहीं हो रखा है आज दिनांक तक। बांध परियोजना से प्रभावित लोहारी गांव के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल आज अपनी मांगों को लेकर और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार संबंधी ज्ञापन को लेकर आज कार्यालय में मिलने आया था और उनसे ये अनुरोध किया गया कि कोई भी ऐसा प्रकरण या समस्या नहीं है जिसका समाधान वार्ता से नहीं निकाला जा सकता है। तो प्रथम दृष्टया इनका जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसके संबंध में जो भी फील्ड रिपोर्ट है हमारी, वो फील्ड रिपोर्ट तैयार करके अगले 2 दिन के भीतर जिलाधिकारी महोदया को भेजा जाएगा, जो कि हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं। और इसके क्रम में इनका ग्रामीणों का ये कहना था कि जो इनकी समस्याओं का जो समाधान है वो चूँकि शासन स्तर से संबंधित है मुख्यतः, तो शासन स्तर पे इनका निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी महोदय के साथ इनकी एक वार्ता और बैठक जो है वो यथाशीघ्र की जाएगी, ताकि इनकी बातें जो सक्षम स्तर तक इनकी बातें पहुंच सके और चुनाव बहिष्कार से ये लोग जो हैं चुनाव में भाग लें। चक्राता विधानसभा में लगने वाले बिस्सू मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसकी जानकारी पर्वतीय युवा विकासशील समिति द्वारा दी गई है और समिति द्वारा विकासनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मीडिया को मेले की तैयारियों के बारे में बताया गया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मेले का शुभारंभ 14 अप्रैल को होगा और इसका समापन 16 अप्रैल को होगा। वहीं मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेलकूद की प्रतियोगिताएं भी होंगी, जिसमें कि कई राज्यों से कबड्डी की पुरुष व महिला वर्ग की टीमें भी प्रतिभाग करेंगी। सर, हमारे पर्वतीय विकास युवा समिति हर साल के भांति इस बारी कार्यक्रम करा रहे विश्व मेले के उपलक्ष्य पर, जिस प्रकार से कि हमारे यहाँ कबड्डी जूनियर वर्ग, महिला वर्ग और हमारा नेतृत्व जो होता है सांस्कृतिक प्रोग्राम जैता, रासा, बूंदिया जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं, और कई सुप्रसिद्ध गायक भी हमारे यहाँ रहेंगे। तो ये उम्मीद है कि शायद इस कार्यक्रम को आगे भी हम लोग बढ़ाने के मूड हैं।
और जो हमारा एक कार्यक्रम है ये 14, 15, 16 अप्रैल को रहता है। हर साल की बात ही इस बार भी रहेगा। क्या क्या मुख्य रूपरेखा रहेंगे इसके कार्यक्रम में? मुख्य रहेगा ये कि कबड्डी का रहता है, जिसमें कई राज्य कबड्डी में प्रतिभाग लेंगे। महिला वर्ग का रहता है, कई राज्यों से महिला भी बड़े स्तर पर पहुंच रही है। और मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को नशे से बचाने के लिए हम लोगों ने अथक प्रयास करा है कि नशे से बचाने के लिए ये भी एक अच्छा वो है कि भाई कुछ लड़के संस्कृति में जाएंगे, कुछ लड़के खेलकूद में जाएंगे, तो नशे से बचेंगे। तो समिति के द्वारा कोई उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।